इधर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। तो पिछले क्लास में हम लोग सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन को देख लिए थे, डिफाइन कर लिए थे, है ना। क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट खुद से अलाइन हो जाए, क्या हो जाए, खुद से अलाइन हो जाए, तो वो क्या क्रिएट करता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब उस पर आप जो है वो ऑलरेडी अलाइन हो गया और मैग्नेटाइजेशन मिल गया है, दैट मींस एम कैपिटल एम नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस है। अब आप उसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करो या ना करो, वो तो हो चुका है ना, मैग्नेटाइज हो चुका है और कितना ही हो जाएगा, तो उस टाइप के कंडीशंस को क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है ना, ये डेफिनेशन याद रहेगा। ठीक, नाउ वी कंसिडर अ फेरोमैग्नेटिक सिस्टम यूजिंग द मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन। पिछले क्लास में भी मीन फील्ड पढ़ा था, उसी मीन फील्ड को वीस नाम से भी जानते हैं, क्यूरी वीस वाला। ठीक है, इन दिस थ्योरी each magnetic moment experiences an effective internal field called the exchange field which is proportional to the magnetization m। डायग्राम लाना ये वाला, ये डायग्राम फिर से बना सकते हो इस इमेज को उस डेफिनेशन के बाद। ठीक है, इसको और ये छोटा छोटा तो है, अलाइन कर लोगे। तो पिछले क्लास में पढ़ लिया था ये डायग्राम हम लोगों ने। पहले ये स्पिन्स कैसे हैं, रेंडम है, अलाइनमेंट है नहीं इसमें। बाद में आपस में एक दूसरे में इंटरेक्शन, एनर्जी या इंटरनल इंटरेक्शन या फिर और क्या, इफेक्टिव इंटरनल फील्ड क्रिएट करके सारे के सारे एक डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। और उसी इफेक्टिव इंटरनल फील्ड को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज फील्ड बोलते हैं। क्या कहते हैं, एक्सचेंज फील्ड कहते हैं। ले आओ वापस उसको। ठीक है, यहां पे हो जाएगा। ठीक, सो वी नो दैट कि दैट फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन एम। सो वी नो बीई इज इक्वल टू लेमडा एम। बीई क्या है, एक्सचेंज फील्ड है। बीई क्या है, एक्सचेंज फील्ड। ई माने एक्सचेंज। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर लेमडा इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और फॉर अ सिस्टम ऑफ n एटम्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट म्यू द मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाय, ये वही है जो अभी डायग्राम देखे थे ना, वही से है ये। n नंबर ऑफ कितने हैं, एटम्स हैं, सबके पास में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटाइजेशन कैसे लिखोगे, मैग्नेटाइजेशन फॉर स्पिन हाफ, फॉर स्पिन हाफ। तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ लिख सकते हो द मैग्नेटाइजेशन इज गिवन बाई m इज इक्वल टू एन म्यू 10 हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी। तो यहां पे ध्यान देना, ये म्यू बी जो म्यू अलग है और बी अलग है। बी माने मैग्नेटिक फील्ड वाला, नीचे सब स्क्रिप्ट में बी लिखा रहता है, वो नहीं है ये। ठीक है, सो m इज इक्वल टू एन म्यू 10 हाइपरबोलिक म्यू बी अपॉन के टी। ये फॉर्मूला कहां से आया है, फ्रॉम ब्रिलियन फंक्शन, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे फिर से डिराइव नहीं करना है। ठीक, और हम जानते हैं एन म्यू को मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन बराबर क्या होता है, एन इंटू म्यू ही तो लिखते हैं, बाकी ये उसके एडिशनल फंक्शन आ गए यहाँ पे 10 हाइपरबोलिक करके। इन सब की वैल्यूज बहुत टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो आगे देखें, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द अप्लाइड फील्ड बी इज रिप्लेस्ड बाई एक्सचेंज फील्ड। दैट मीन्स एक्सटर्नल फील्ड तो है नहीं, एब्सेंस है बोला जा रहा है, तो जो अप्लाइड फील्ड है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, बीई से। आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे एटम्स पे, सिस्टम पे, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, बी से। किससे रिप्लेस कर देंगे, बीई से। ठीक है, तो बी बराबर बीई कर देंगे, तो बीई इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एम। तो यहां से इस इक्वेशन नंबर 2 से ये जो बी की वैल्यू है उसके बदले क्या रख लेंगे, लेमडा एम। सो वी गॉट एम इज इक्वल टू एन म्यू 10 हाइपरबोलिक म्यू लेमडा एम अपॉन के टी। बी को छोड़ो, के। नाउ अब जो इक्वेशन 3 लिखे हैं, जो ब्रैकेट में है 10 हाइपरबोलिक मींस म्यू बी अपॉन के टी, उसको हमको रिड्यूस करना है। जो ब्रैकेट में है ना, उसके बराबर मेरे को लेके आना है स्मॉल एम अपॉन स्मॉल टी। क्या लाना है, स्मॉल एम अपॉन स्मॉल टी। तो हम उस इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। वी डिफाइन रिड्यूस क्वांटिटीज। तो देखा, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन म्यू, ये आपको याद रखना है। रिड्यूस करने जा रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है, यानी जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट या फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऐसा वाला इक्वेशन बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या मानना है, स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन म्यू। तो स्मॉल एम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, तो ये भी क्या है, मैग्नेटाइजेशन ही तो है, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, बट कैसा मैग्नेटाइजेशन, रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इधर राघवेंद्र, हाँ उसको बंद कर दो, हाँ फिर स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, के टी अपॉन म्यू स्क्वायर लेमडा एन, थोड़ा इक्वेशन 3 को लाओ, बस 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 बस, यहां देखो ये जो के टी है वो किसके बराबर है, स्मॉल टी के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखने से पहले क्या याद रख लेना कि मेरे को ये जो ब्रैकेट में है उसको स्मॉल एम अपॉन टी करना है, क्या करना है, स्मॉल एम अपॉन टी, तो उससे क्या रहेगा, स्मॉल एम अपॉन टी याद रहेगा तो आप अपने हिसाब से रिड्यूस क्वांटिटीज लिख भी सकते हो, समझ में आ रहा है ना, अचानक से ये याद नहीं होता है, इसको याद ही करना, ये कोई रिलेशन है नहीं कहीं से भी, ठीक है। सो स्मॉल एम इज इक्वेशन नंबर 4a और स्मॉल टी इज इक्वेशन नंबर 4b, अब इन वैल्यूज को रखेंगे तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल एम अपॉन एन म्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अपॉन में के टी है, तो इस के टी के बदले क्या रखोगे, इस वाले क्वांटिटी की इधर ट्रांसफर कर दे, तो के टी अपॉन स्मॉल टी अपॉन के टी इज इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन म्यू स्क्वायर लेमडा एम, यहां तक समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैल्यू बस पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद में यहां से हम ये जो एन म्यू है इसको भी इधर ले आएंगे, कैपिटल एम अपॉन एन म्यू कर दिया, दिख रहा है, 10 हाइपरबोलिक म्यू लेमडा एम के बदले क्या, स्मॉल एम इंटू एन म्यू, ये देखो इसको ट्रांसफर करोगे तो ये आएगा ना, स्मॉल एम इंटू एन म्यू, क्लियर है। उसके बाद के टी के बदले क्या रख लेंगे, के टी के बदले टी अपॉन म्यू स्क्वायर करके, इंटू में हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो टी इंटू म्यू स्क्वायर लेमडा एम। अब कौन कौन कैंसल आउट हो रहा है, देखो यहां से देखो म्यू इंटू म्यू कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर, तो यहां पे भी म्यू स्क्वायर अपॉन में कैंसल हो गया, और क्या है, लेमडा भी कैंसल हो जाएगा, और कैपिटल एन और कैपिटल एन कैंसल आउट, तो बचा क्या, स्मॉल एम अपॉन स्मॉल टी, तो यही लिख दिए हैं, एम इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक स्मॉल एम अपॉन स्मॉल टी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक का, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा, तुम लिखोगे हो जाएगा, इधर आया ना, यहां पे जो इक्वेशन 3 लाओ, ये जो एन म्यू था इसको इधर ट्रांसफर नहीं किए, तो एम अपॉन एन म्यू हो गया ना, एन अपॉन क्या हो गया, एन म्यू, तो ये किसके बराबर है, स्मॉल एम के बराबर, ठीक है। तो स्मॉल एम बराबर क्या मिला, 10 हाइपरबोलिक स्मॉल एम अपॉन टी, रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड टेम्परेचर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्मॉल टी भी टेम्परेचर है लेकिन कैसा टेम्परेचर है, रिड्यूस्ड टेम्परेचर, इतना नोट करो पहले। नेक्स्ट अब ऊपर लाओ थोड़ा सा, ये इक्वेशन याद रखना है हमको, स्मॉल एम इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक स्मॉल एम अपॉन स्मॉल टी, इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अगर ये भूल गए तो फिर खत्म हुई, समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धुरंधर और धुरंधर 2 देखे हो ना, पूरा स्टोरी याद है ना उसका, स्टेप बाय स्टेप याद है, हाँ ये लोग देखे है ना, स्टेटस देखा था मैं, तो भाई याद रखना है तुम लोग को, वैसे ही इसको याद रखना है, इस थ्योरी को वैसे ही और इस डेरिवेशन को, आगे काम आएगा ना, देखिए तुम लोग ऐसे भी बेफुजिल नहीं बोलता कुछ भी, चलो देखो नाउ दिस इक्वेशन गिव्स मैग्नेटाइजेशन एज अ फंक्शन, उस इक्वेशन नंबर क्या नाम दिए उसको, 5, हाँ इक्वेशन नंबर 5 को आप रिप्रेजेंट कर दोगे कि इक्वेशन नंबर 5 गिव्स मैग्नेटाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओके। सिंस द इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली, वो जो इक्वेशन 5 है उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी यूज ग्राफिकल मेथड, क्या करेंगे, वी यूज ग्राफिकल मेथड, वी प्लॉट y इज इक्वल टू m स्ट्रेट लाइन, और एक बार y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक m अपॉन t कर्व फॉर्म में, तो जो इक्वेशन नंबर 5 के लेफ्ट साइड में m है स्मॉल m इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक ना, तो लेफ्ट वाला m को कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन में दिखाओगे, और राइट वाला जो 10 हाइपरबोलिक स्मॉल m अपॉन t है उसको किस फॉर्म में दिखाओगे, कर्व के फॉर्म में, ठीक है। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिव्स द सॉल्यूशन नंबर फिगर 3, ये देखो ये फिगर 3 है, ये दिखा रहा है आपको रिड्यूस मैग्नेटाइजेशन वर्सेस इधर पे
ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर करके। तो सिंपली इस फिगर का नाम लिख लेना, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। क्या लिख लोगे? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 लिख देना, और ज्यादा नहीं लिखना। तो देखो, जो स्ट्रेट लाइन में है वो किसको दिखा रहा है? ये स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये किसका है? एम, स्मॉल एम। और जो कर्व में है, ये दिख रहा है ना कर्व फॉर्म में, ये कौन है? टेन हाइपरबोलिक एम अपॉन टी है। तो इस ग्राफ को समझो एकदम ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इस पार्ट का, ठीक है। तो देखो, इंटरसेक्शन देखना है अपने को। यहां पे जब टेम्परेचर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर की वैल्यू टी से अधिक हो, टी ग्रेटर देन 1, टी ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 2, ये बोल सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू 2 पे तो हमें तो मालूम है एम का वैल्यू जो है स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, हमको वो मान के चलना है। एम वाले को स्ट्रेट लाइन में खींचना है और 10 हाइपरबोलिक को कर्व फॉर्म में। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो ये जो 10 हाइपरबोलिक है कर्व, ये जो कर्व है इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ? ओरिजिन पे। कहाँ पे कर रहा है? ओरिजिन पे कर रहा है, यहीं पे तो कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन को कहाँ कर रहा है ये कर्व? इंटरसेक्ट ओरिजिन पे। तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0। एम इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? रिड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है। तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स क्यूरी टेम्परेचर से अधिक है मान के चलो, ये सब आगे और पर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? एम इज इक्वल टू 0। तो ये कौन से सिस्टम में चला जाएगा? पैरामैग्नेटिक सिस्टम में। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो रेंडम अलाइन होते हैं, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक। तो जब रेंडम अलाइनमेंट होता है तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? 0 होता है। तो m की वैल्यू क्या हुआ? 0। अब सेकंड केस, अगर t इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बराबर हो, t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 पे कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो 0 पे ही कर रहा है ऐसा दिख रहा है, पर 0 से थोड़ा ऊपर लोगे। क्या लोगे? थोड़ा ऊपर। यानी कि ये जो t इज इक्वल टू 1 वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसको ये जो कर्व है वो टच करते हुए निकल रहा है। ऐसा क्या करते हुए निकल रहा है? टच करते हुए। 0 नहीं बताना है यहाँ पे, क्लियर। तो तुम लोग जब फिगर बनाओगे ना तो क्या करना, थोड़ा ना इससे ऐसे चिपकाक बनाना सर, यहां से यहां तक चिपकाना, उसके बाद में इस कर्व को ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राघवेंद्र, हरीश भाई, इधर उधर बात ही नहीं करना है, फोकस इधर रखो। ये वाला t इज इक्वल टू 1 पे कर्व क्या हो रहा है? टच करके निकल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? m इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0? नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 मतलब मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटाइजेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पिन्स है वो थोड़े बहुत तो अलाइन है, तभी तो मैग्नेटिज्म मिल रहा है। तो यहां से फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट्स। t इज इक्वल टू 1 से फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा? स्टार्ट्स होगा। अब टेम्परेचर को और डाउन कर देते हैं। व्हेन t इज लेस देन 1, पहले ग्रेटर देन 1 फिर इक्वल टू 1 हुआ, अब लेस देन 1, यानी कि अब यहां पर टेम्परेचर जो है क्यूरी टेम्परेचर से बहुत कम है। तो उस केस में देखो, इस वाले t इज इक्वल टू 0.5 लिया ना वैल्यू, इस वाले स्ट्रेट लाइन पे कर्व क्या है? इसको ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है या यहां पे कर रहा है? यहां पे क्या है वैल्यू? 1 है। m की क्या वैल्यू है? 1। यहां पे आप फुल्ली मैग्नेटाइज्ड है ये, t लेस देन 1 पे क्या है ये? फुल्ली मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है अपने को। ऐसा समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसके एक्सप्लेनेशंस को देखो आप, ये जो लिख दिया है मैं नोट्स में। फॉर हाई टेम्परेचर, ध्यान से देखो, जो अभी बोला वो वही चीज था, ठीक है। फॉर हाई टेम्परेचर t ग्रेटर देन 1 मतलब t इज इक्वल टू 2 वाला, तो इसको लिख सकते हो कैपिटल T इज ग्रेटर देन TC, वेयर T इज अ नॉर्मल टेम्परेचर और ये वाला TC क्या है? क्यूरी टेम्परेचर है। उस वाले कंडीशन में तो 3 तरीके से याद रखोगे, t ग्रेटर देन 1 या फिर t इज इक्वल टू 2 लिखोगे या फिर t ग्रेटर देन TC, ठीक है यहां तक। तो इसमें क्या होता है? द कर्व इज फ्लैट, ऐसे बना था ना रे, ऐसे वही चीज। द कर्व इज फ्लैट एंड इंटरसेक्ट द लाइन ओनली एट m इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स कैपिटल M इज इक्वल टू 0, सो द सिस्टम इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब स्पिन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड। क्लियर यहां तक? सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 यानी कि कैपिटल T इज इक्वल टू TC। इस कंडीशन में क्या था? कर्व जस्ट टचेस द स्ट्रेट लाइन एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ही टच कर रहा है पर 0 नहीं है। समझ में आ रहा है? दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ओरिजिन पे टच कर रहा है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं, वेयर फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट्स।
तो इसी वर्ड से पता चल रहा है कि m की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड नंबर, फॉर t लेस देन 1, वैल्यू क्या दिखे हैं ग्राफ में 0.5, या फिर t इज लेस देन tc। तो द कर्व राइसेस एंड इंटरसेक्ट द लाइन एट नॉन जीरो एम, नॉन जीरो एम पर था कि नहीं, m की वैल्यू वहां पर कहा क्या था 1 था, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था। दिस गिव्स m नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन अपीयर्स। क्लियर? as temperature decreases m increases and approaches to 1, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है m नॉन जीरो से अप्रोचेस टू 1 हो रहा है कि नहीं। जब टेम्परेचर इंक्रीज्ड था तो m की वैल्यू क्या थी 0, फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो m क्या हुआ 0 नहीं हुआ, फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो गया। अब टेम्परेचर और अधिक कम हो गया है तो वहां पे m की वैल्यू क्या हो जाता है अप्रोचेस टू 1, यानी कि हमको यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये दिस बिहेवियर शोन इन फिगर नंबर 3 वेयर डिफरेंट कर्व्स फॉर t ग्रेटर देन 1, t इक्वल टू 1 एंड t लेस देन 1 आर ड्रॉन। होगा कि नहीं होगा यहां तक? ग्राफ समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई ग्राफ। अगर आप आया एग्जाम में ये और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना भूल गए या नहीं बनाए तो मिलेगा ही नहीं नंबर, बहुत कम मिलेगा। समझ आ रहे हो? मतलब ऐसा समझो कि अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इस 10 नंबर के क्वेश्चन में आपने ये वाला पार्ट मिस कर दिया तो आपका 4 नंबर गया। कितना नंबर गया? 4 नंबर। बहुत होता है ना भाई, 10 में 4 नंबर गया मतलब खत्म। बाकी सब एकदम सही बनाया तुमने, लेकिन यही एक्सप्लेन नहीं किया या खाली ग्राफ बना के छोड़ दिया, इधर एक्सप्लेन ही नहीं किया, तब भी 4 नंबर गया। समझ रहे हो ना इसका वेटेज? ठीक, आगे आओ। ओके, फिगर 4 देखते हैं आप। फिगर 4 शोज हाउ मैग्नेटाइजेशन चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है। मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बिकम्स 0 एट t is equal to tc. दिस स्मूथ चेंज इंडिकेट अ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन अपन पढ़ चुके हैं, अभी ग्राफ में आते हैं। तो ये फिगर नंबर जो 4 है वो क्या बता रहा है? मैग्नेटाइजेशन वर्सेस टेम्परेचर। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है t बाई टी सी, वाई एक्सिस में मैग्नेटाइजेशन है एम एस टी और एम एस ऑफ 0 करके। तो ये आगे देखेंगे ये एम ऑफ 0 क्या है, एम ऑफ टी क्या है, उसको देख लेंगे। खाली इसको यहाँ पे याद रखना है कि एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में मैग्नेटाइजेशन। तो देखो बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है कि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस इतना ही लिखना है, वही तो लिखा है ना कि मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा t इज इक्वल टू टी सी, तो वहां पर इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये वाला वैल्यू है क्यूरी टेम्परेचर का। ये कौन सा टेम्परेचर है? क्यूरी टेम्परेचर। यहां पर मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया 0 हो गया, ऐसे बताना। क्लियर है? हो जाएगा फिगर नंबर 4। इजी है कि नहीं है? नेक्स्ट